गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों, आज हम बात करेंगे साहित्य के विषय में, यानी सल्तनत कालीन साहित्य। ठीक है, प्रशासन हमने आपको डिस्कस कर दिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी डिस्कस हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री आपकी डिस्कस हो गई है। और आज हम बात करेंगे लिटरेचर की, यानी सल्तनत काल में कौन कौन से साहित्य है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, एक बार सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। देखिए, सल्तनत काल के साहित्य की जो शुरुआत है बच्चों, होती तो अरबी भाषा में है, बट आगे चलकर वो मूल रूप से फारसी भाषा में क्या हुई, डेवलप हुई। ठीक है, मूलतः जो है फारसी भाषा के रूप में डेवलप हुई। और कहते हैं कि लाहौर जो है आपकी इस भाषा का सबसे प्रमुख केंद्र बच्चों क्या हुआ, बना। ठीक है, सबसे प्रमुख केंद्र जो है बनता है। चलिए शुरू किया जाए, आइए देखते हैं सल्तनत कालीन साहित्य। और मुगल कालीन साहित्य हमने आपको मैराथन सेशन में पढ़ा रखा है, तो आप उसको फ्री क्लासेस में आपका जो अपलोड है मैराथन सारे, उसको आप लोग देख डालिएगा। ठीक है, फ्री क्लास में शायद वो अपलोड कर दी गई है सारी मैराथन। एक बार उन सारी मैराथन को देख लेना, तो वहां से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए, सल्तनत कालीन साहित्य, ठीक है, सल्तनत कालीन साहित्य, इसके निर्माण का या इसके लेखन का उद्देश्य क्या था। सल्तनत कालीन लेखन का उद्देश्य क्या था? तो लेखन का उद्देश्य इस्लाम के गौरव में वृद्धि करना, इस्लाम धर्म का महिमा मंडन करना, कह सकते हैं आप, महिमा मंडन करना, इस्लाम धर्म का महिमा मंडन करना। हालांकि बाद में जो है, ठीक है, बाद में क्या हुआ कि बाद में जो है इसके उद्देश्य में भी आप अंतर देखेंगे, बाद में इसका उद्देश्य भी क्या हुआ, बदल गया। और प्रारंभ में जो है अरबी भाषा का उपयोग किया गया, प्रारंभ में अरबी भाषा, लेकिन बाद में जो है मूलतः फारसी भाषा का उपयोग होने लगा। बाद में मूल रूप से फारसी भाषा का उपयोग किया गया, मूल रूप से फारसी भाषा का उपयोग हुआ। बाद में मूल रूप से फारसी भाषा का उपयोग होने लगा, बाद में मूल रूप से फारसी भाषा का उपयोग होने लगा। ठीक, और फारसी भाषा का केंद्र बच्चों बना कौन, लाहौर। फारसी भाषा का केंद्र लाहौर बनता है। फारसी भाषा का केंद्र कौन बना, तो लाहौर। ठीक है, फारसी भाषा का केंद्र कौन बनता है, लाहौर बनता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि लेखन का उद्देश्य तो बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको यहां पे मैं कहूं कि लेखन क्यों प्रारंभ हुआ, लेखन क्यों प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो इसका क्या रीजन है। ठीक है, लेखन क्यों प्रारंभ हुआ, तो पहली बात, लेखन इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि इस्लाम में यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब या अल्लाह के प्रति यदि आप लेखन कार्य करते हैं तो यह एक धार्मिक कार्य है। ठीक है, इससे आपको यह एहसास होगा कि आप धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों में एक मोटिवेशन आया कि पैगंबर साहब और इस्लाम के विषय में क्या किया जाए, लिखा जाए। दूसरी बात, आगे चलकर आप देखेंगे कि जो राजा और बादशाह या सुल्तान हुए, उन्होंने भी अपने राजनीतिक और अन्य उपलब्धियों को लिपिबद्ध कराना शुरू किया, तो वहां से भी लेखन कला को मोटिवेशन मिला। ठीक है, उससे भी लेखन कला को मोटिवेशन मिला। और इसीलिए आप देखेंगे कि शुरू में जो इस्लामिक साहित्य लिखे गए हैं उसमें धर्म का प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह कहीं न कहीं दरबार के अधीन, यानी बादशाह या सुल्तान के इर्द गिर्द इतिहास लिखा जाएगा। हाँ, एक चीज आप देखेंगे कि जो सल्तनत कालीन साहित्य लिखा गया उसमें आम जनता का वर्णन कहीं पर नहीं दिखाई देगा, यानी वो साहित्य धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप कहें कि भाई ये साहित्य क्यों लिखे गए,
तो इन साहित्य के लिखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अल्लाह और खलीफा, अल्लाह, पैगंबर, खलीफा के विषय में लेखन को धार्मिक कार्य माना जाता था, के विषय में लेखन को धार्मिक कार्य माना जाता है, लेखन को धार्मिक कार्य माना जाता है। ठीक है, इनके विषय में जो लेखन किया जाता है उसे हम क्या मानते हैं? धार्मिक कार्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, इसलिए लोगों ने लेखन कार्य किया, इसके अतिरिक्त सुल्तान एवं बादशाह, सुल्तान एवं बादशाह ने भी अपने योगदान को लिपिबद्ध कराना शुरू किया, अपने योगदान को लिपिबद्ध कराना स्टार्ट किया। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से इतिहास लेखन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक है, इनके कारणों से इतिहास लेखन की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, इन वजहों से इतिहास लेखन बच्चों शुरू हुआ। लेकिन जो इतिहास लेखन शुरू में किया गया, ठीक है, वह इतिहास लेखन जो है कहीं न कहीं अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देगा। यानी मुसलमान इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास लिखे गए वो 4 तरीके से बच्चों लिखे गए। ठीक है, मुसलमान इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे वो बेसिकली 4 तरीके से लिखे। जरा सा देखिएगा कौन कौन सा तरीका है। मुसलमान इतिहासकारों ने मुसलमान इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन, इसे कहेंगे इतिहास लेखन का स्वरूप। इसे क्या कहेंगे? इतिहास लेखन का स्वरूप। ठीक है, तो मुसलमान इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास लेखन किया गया उसमें सबसे पहला बच्चों आपका है अंसाब। अंसाब क्या होता है? अंसाब होता है वंशावलियां। ठीक है, यानी जब वंशावलियों का इतिहास आप लिखें, वंशावलियों का इतिहास, ठीक है, वंशावलियों का इतिहास जब आप लिखें तो उसे क्या कहते हैं? अंसाब कहते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों अंसाब हो गया और सीरत। सीरत, सीरत का मतलब होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का इतिहास, पैगंबर मोहम्मद साहब का इतिहास अगर आप लिखें तो उसे सीरत कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के इतिहास को क्या कहते हैं? सीरत। ठीक है, यदि आप पैगंबर मोहम्मद साहब का इतिहास लिखते हैं तो उसे सीरत कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों आपका कहते हैं कि यदि आपने मगाजी लिखा, मगाजी, तो मगाजी का मतलब होता है युद्धों का इतिहास। मगाजी, मगाजी मतलब होता है युद्धों का इतिहास। मगाजी का मतलब है युद्धों का इतिहास। और इसके अतिरिक्त बच्चों आपका है तबकात। तबकात का मतलब होता है सामान्य इतिहास। जैसे आप देखेंगे तबकाते नासरी, ठीक है, तो तबकात का मतलब होता है कि सामान्य इतिहास लिखा जाए। ठीक है, तबकात का मतलब होता है सामान्य इतिहास लिखा जाए। ठीक, तो अंसाब, सीरत, मगाजी, तबकात। ठीक है, तो अंसाब माने वंशावलियों का इतिहास, सीरत माने पैगंबर मोहम्मद साहब का इतिहास, मगाजी माने युद्धों का इतिहास और तबकात मतलब सामान्य इतिहास। तो ये 4 तरह के इतिहास लेखन बच्चों मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा किए गए।
ठीक है, ये 4 तरह का इतिहास लेखन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा किए गए। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चों ये है कि कहते हैं कि सबसे पहले जो है हिंदुस्तान में इतिहास लेखन जो है, जो इतिहास लेखन शुरू हुआ उसमें कहीं न कहीं ईरानी और अरबी का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, भारत में जो इतिहास लेखन शुरू हुआ सल्तनत काल में, ठीक है, उसमें जो है ईरानी और अरबी दोनों का बच्चों क्या है, मिश्रण है। ठीक है, और बरनी बच्चों, बरनी की जो तारीख फिरोज शाही है उसे विज्ञानों की जननी कहा जाता है। स्वयं बरनी जो है इतिहास लेखन के महत्व को बताता है। वो कहता है कि इतिहास ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी ज्ञान और विज्ञान की जानकारी देता है, उसे विज्ञानों की जननी कहता है बरनी बच्चों। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इतिहास लेखन के इंपॉर्टेंस को कौन बताता है, कौन सा लेखक, तो आंसर होगा बरनी। ठीक है, बरनी इतिहास लेखन को बताता है। और जो इतिहास लेखन शुरू हुआ, ठीक है, यानी सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में, सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में, सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में ईरानी और अरबी, ईरानी एवं अरबी का मिश्रण दिखेगा। ईरानी और अरबी का मिश्रण दिखता है। और इतिहास लेखन के विषय में बच्चों बरनी जो है, कहते हैं कि बरनी अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में, बरनी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बरनी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में, बरनी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बरनी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इतिहास को विज्ञानों की जननी कहता है। इतिहास को विज्ञानों की जननी कहता है। ठीक है, इतिहास को विज्ञानों की जननी कहता है। ठीक है, तथा बच्चों आपको याद होगा अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल इतिहास को चिकित्सालय की संज्ञा देता है। इतिहास को चिकित्सालय कहता है ये ऐसी जगह है जहां पर आपके हर दर्द हर दुख का इलाज हो सकता है। ठीक है, इतिहास क्या है, एक चिकित्सालय है, ये अबुल फजल कहता है कि यहाँ पर आपके हर दर्द हर दुख की दवा है। ठीक है, आपको कोई भी दर्द है, कोई भी दुख है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से उसका इलाज मिल सकता है। ठीक, अब प्रश्न ये है कि जो इतिहास लेखन बच्चों शुरू हुआ, ठीक है, जो इतिहास लेखन शुरू होता है उसका चरमोत्कर्ष आपको मुगल काल में दिखाई देगा। सल्तनत काल में जो इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू होती है उसका चरमोत्कर्ष आपको मुगल काल में दिखाई देगा। लेकिन कहते हैं कि इस इतिहास लेखन का जो पूरा दारोमदार रहा वो एक दरबार में ही केंद्रित रहा, दरबार के चारों तरफ ही इतिहास लेखन होता रहा। ठीक है, हालांकि इस इतिहास लेखन से प्रभावित होकर बच्चों भारत के अन्य राजवंशों ने भी अपने इतिहास लिखे। जैसे आप देखेंगे कि मराठों का इतिहास क्या कहलाता है, मराठों के इतिहास को बखार कहते हैं। ठीक है, मराठों का इतिहास जो है क्या कहलाता है, तो मराठों का इतिहास बखार कहलाता है। मराठों का इतिहास क्या कहलाता है, बखार। ठीक है, इसके बाद जो है राजपूतों का इतिहास क्या कहलाता है,
राजपूतों का इतिहास, ठीक है। तो राजपूतों का इतिहास जो था उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, ख्यात या विगत, उसे ख्यात या विगत कहा जाता है। राजपूतों के इतिहास को हम ख्यात या विगत कहते हैं, और असम के इतिहास को हम जो है बुर्नजी कहते हैं। असम के इतिहास को, असम के इतिहास को बुर्नजी कहा जाता है। असम के इतिहास को बुर्नजी कहते हैं, ठीक है। असम के इतिहास को बुर्नजी कहते हैं। तो मराठों का इतिहास बखार, राजपूतों का इतिहास ख्यात या विगत, असम के इतिहास को बुर्नजी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों कि भारत में जो इतिहास लेखन सल्तनत काल में शुरू हुआ, ठीक है, उसका प्रारंभ कहां से होता है, ठीक है, उसका बच्चों प्रारंभ कहां से होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई फारसी, पहले तो अरबी भाषा में शुरुआत होती है, लेकिन बाद में चलकर फारसी लेखन की मुख्य भाषा बन गई, ठीक है। प्रारंभ में अरबी भाषा में शुरू होगा, ठीक है, अरबी भाषा से प्रारंभ है लेखन, अरबी भाषा से प्रारंभ होगा, लेकिन बाद में जो है फारसी लेखन की मुख्य भाषा बनेगी। फारसी लेखन की मुख्य भाषा बन जाएगी। और आप जानते हैं बच्चों की फारसी का केंद्र जो है, फारसी का केंद्र क्या था, लाहौर, ठीक है। यहां से बच्चों फारसी लेखन शुरू हुआ, और शाहनामा जो है प्रथम फारसी साहित्य है। शाहनामा जो है आपकी प्रथम फारसी साहित्य है, जिसका लेखन जो है किसने किया है, शाहनामा का लेखन बच्चों फिरदौसी ने किया है। किसने किया है, तो फिरदौसी ने। शाहनामा का लेखन फिरदौसी द्वारा किया गया है, ठीक है। शाहनामा प्रथम फारसी साहित्य है जिसका लेखन किसने किया है, फिरदौसी ने। यह आपका प्रथम साहित्य है जिसका लेखन कार्य फिरदौसी के द्वारा किया गया। तो जो अरबी भाषा में शुरुआत होती है, तो अरबी भाषा में शुरुआत सबसे पहले चचनामा, ठीक है, चचनामा ग्रंथ की होती है, जो अरबी भाषा में है। चचनामा मूलतः अरबी भाषा में है, ठीक है। अब इसका जो लेखक है बच्चों वो अज्ञात है, ठीक है, कहते हैं इसका लेखक जो है अज्ञात है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ये माना है, ठीक है, कि इसका लेखन जो है किसने किया है, अली अहमद ने। कुछ इतिहासकारों ने अली अहमद को लेखक माना है, हालांकि ये गलत है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके विकल्प में रहे तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने अली अहमद को जो है इसका लेखक माना है, लेकिन बाद में इसका अनुवाद किया गया बच्चों फारसी भाषा में। तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद अबू बकर ने किया। फारसी भाषा में अनुवाद इसका अबू बकर के द्वारा किया गया है। फारसी भाषा में अनुवाद इसका अबू बकर द्वारा, ठीक है, अबू बकर द्वारा किया गया। फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है अबू बकर के द्वारा किया गया है, ठीक है, अबू बकर द्वारा बच्चों किया गया है। इसमें जो है कहते हैं कि अबू बकर ने जो अनुवाद किया है ये कुबाचा के समय किया था। कुबाचा बच्चों याद रखना, कुबाचा वही है जो गोरी के मरने के बाद सिंध में अपने को राजा घोषित करता है। अब इस चचनामा में बच्चों सिंध के शूद्र वंश का इतिहास दिया है। सिंध के शूद्र वंश का इतिहास इसमें है, ठीक है, शूद्र वंश का इतिहास इसमें दिया गया है। और ये बताया गया है कि शूद्र वंश के अंतिम राजा की हत्या करके चच ने आगे चलकर ब्राह्मणा वंश की यहाँ पर नींव डाली। चच जो है ब्राह्मण वंश की बच्चों नींव डालता है, शूद्र वंश को खत्म करके शूद्र वंश के जो अंतिम राजा थे, ठीक है, उनकी हत्या कर देता है, ठीक, और उनकी हत्या करके जो है यहाँ पर एक नए राजवंश की नींव डालता है। तो शूद्र वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था बच्चों राय साहसी, ठीक है,
शूद्रवंश के अंतिम राजा कौन थे? राय साहसी। शूद्रवंश के अंतिम राजा राय साहसी थे। अंतिम राजा कौन थे? राय साहसी। ठीक है, शूद्रवंश के अंतिम राजा कौन थे? राय साहसी थे, इन्होंने किया था। अब इसके बाद बच्चों अन्य जो साहित्य हैं उनकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें बच्चों अगला नाम आता है कमीलुत तवारीख, जिसके लेखक कौन है? इब्नुल अशीर। कमीलुत तवारीख। अगली किताब क्या है? कमीलुत तवारीख। अगली पुस्तक का नाम बच्चों क्या है? तो अगली पुस्तक है कमीलुत तवारीख। ठीक है, तो कमीलुत तवारीख के जो लेखक हैं उनका नाम है बच्चों इब्नुल अशीर। ठीक है, इब्नुल अशीर। तो इन्होंने जो किताब लिखी है इसमें जो है बच्चों कहते हैं कि मध्य एशिया के गौर वंश का इतिहास है। इसमें मध्य एशिया के गौर वंश का इतिहास है। मध्य एशिया के गौर वंश का इतिहास। ठीक है, मध्य एशिया के गौर वंश का इतिहास है इसमें। मध्य एशिया के गौर वंश का इतिहास है। अगला है तहकीक हिंद बच्चों। तहकीक हिंद। ये अलबरूनी की किताब है, इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। अलबरूनी इसका लेखक है और ये भी बच्चों अरबी भाषा में है। अभी हम अरबी भाषा में जो किताब लिखी गई है केवल उन्हीं के नाम लिख रहे हैं अरबी भाषा में, और ये भी आपके अरबी भाषा में है। ये भी अरबी भाषा में है और इसमें जो है भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें भारत के इतिहास की जानकारी है। इसमें भारत के इतिहास की जानकारी है। इनकी दूसरी किताब बच्चों अलबरूनी की है किताब शदैना। किताब शदैना। किताब शदैना ये दवाओं का इतिहास है। इसमें दवाओं के इतिहास दिया गया है। इसमें जो है दवाओं का इतिहास है। ये भी अलबरूनी की किताब है और अरबी में है। ये भी अलबरूनी की किताब है और अरबी भाषा में। अलबरूनी की बुक है और अरबी भाषा में है। ठीक है, तो दो किताबें हो गई अलबरूनी की तहकीक हिंद और किताब शदैना। दोनों जो है अरबी भाषा में लिखी गई हैं। दोनों किताबें बच्चों अरबी भाषा में है। ठीक है, दोनों किताबें जो है वो मूलतः अरबी भाषा में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर आते हैं बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अगली किताब है बच्चों ताजुल माशिर। ठीक है, अगली बुक है आपकी ताजुल माशिर। ताजुल माशिर। ताजुल माशिर, तो ताजुल माशिर का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कारनामों का इतिहास। कारनामों का इतिहास। ठीक है, इसका लेखक कौन है? तो हसन निजामी।
इसका लेखक जो है हसन निजामी है। ठीक, और हसन निजामी जो है ये पहला ऐसा लेखक है बच्चों, ठीक है, जिसे हम सल्तनत कालीन राजकीय इतिहास का लेखक माना जाता है। इसे कहते हैं कि सल्तनत काल का प्रथम राजकीय इतिहास है ये। सल्तनत काल का प्रथम राजकीय इतिहास, यह सल्तनत काल का प्रथम क्या है, राजकीय इतिहास है। ठीक है, सल्तनत काल का प्रथम राजकीय इतिहास है। और यह बच्चों गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में। ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, और दूसरा जो है इसके विषय में कहते हैं बच्चों, यह अंशतः इतिहास और उपन्यास दोनों है। अंशतः इतिहास एवं उपन्यास, अंशतः इतिहास एवं उपन्यास दोनों है। ठीक है, इसे आप दोनों मान सकते हैं। ठीक, और कहते हैं इसमें जो है अरबी और फारसी दोनों का मेल है, अरबी एवं फारसी का मेल दिखाई देगा। अब आपसे तीन चीजें हैं बच्चों इसमें जो ध्यान रखने लायक हैं। पहले तो ये गद्य और पद्य दोनों में है, इतिहास और उपन्यास दोनों है, ये अरबी और फारसी दोनों का मेल। ये 3 पॉइंट अब उसे काफी इंपॉर्टेंट किताब है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, ताजुल मासिर बच्चों ये हसन निजामी की है और इसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये बच्चों पूछा जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं कि कहते हैं कि हसन निजामी ही वह व्यक्ति था बच्चों जो गौर से ऐबक का मुक्ति पत्र लेकर भारत आया था। ठीक है, हसन निजामी ही गौर से ऐबक का मुक्ति पत्र लेकर आया था, ऐबक का मुक्ति पत्र लेकर आया था, यानी दास्ता से मुक्ति पत्र बच्चों लेकर आया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने जो इतिहास लिखा है वो किसके समय का है, ऐबक के समय का है। जो भी इतिहास इसने लिखा है वह किसके समय का है बच्चों, तो ऐबक के समय का है। ठीक है, कहते हैं ये खुरासन में निशापुर नामक स्थान का रहने वाला था। ठीक, ये खुरासन में निशापुर बच्चों स्थान है जहां इसका जन्म हुआ था हसन निजामी का। तो हसन निजामी के बाद जो अगला आता है बच्चों उसका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। तो मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब का नाम क्या है, तबकाते नासरी। मिनहाज उद्दीन सिराज, मिनहाज उस दीन सिराज। ठीक है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब का नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या है, तबकाते नासरी। और ये बच्चों फारसी भाषा में है। ठीक है, तबकाते नासरी जो है ये फारसी भाषा में है। फारसी भाषा में, और इसमें मोहम्मद गोरी का इतिहास है, मोहम्मद गोरी का इतिहास। इसमें जो है मोहम्मद गोरी का इतिहास लिखा गया है। और दूसरी बात बच्चों कहते हैं कि जो मिनहाजुद्दीन सिराज है इसका उपनाम क्या था, जुज्जानी। इसका उपनाम, यानी इसकी टाइटल बच्चों क्या थी, इसकी टाइटल थी जुज्जानी। ठीक, जुज्जानी इसकी क्या थी, टाइटल थी। ठीक है,
जुज्जानी बच्चों इसकी टाइटल थी। ठीक है, इसमें टोटल जो है बच्चों 23 अध्याय रहे। कितने अध्याय हैं इसमें? 23 अध्याय हैं। ठीक, और अगर मिनहाजुद्दीन सिराज की बात करें बच्चों, तो मिनहाजुद्दीन सिराज जो है ये कहते हैं कि युद्ध के समय उपदेश देने का काम करता था। युद्ध के समय उपदेश देने का काम करता था। युद्ध के समय उपदेश देने का कार्य करता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बच्चों दिल्ली का ये काजी रहा। दिल्ली का काजी, काजी मतलब होता है न्यायाधीश। दिल्ली का बच्चों क्या बनता है? काजी बनता है। ठीक है, दिल्ली का काजी बनता है। ठीक है, और एक नहीं बच्चों, बेसिकली 3 बार ये दिल्ली का मुख्य काजी रहा। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। 3 बार ये दिल्ली का मुख्य काजी रहा। 3 बार ये दिल्ली का मुख्य काजी रहा। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ने भी बच्चों इसे दिल्ली का काजी बनाया था। ठीक है, कुबाचा बच्चों इसे सिंध के मदरसा फिरोज का आचार्य बनाया। ठीक है, कुबाचा, कुबाचा जान रहे बच्चों, जो सिंध में अपने आप को गोरी का उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो कुबाचा ने जो है, कुबाचा सिंध में, कुबाचा सिंध में इसे कुबाचा सिंध में इसे सिंध में इसे मदरसा ए फिरोज, मदरसा ए फिरोज का प्रमुख बनाता है। ठीक है, मदरसा ए फिरोज का प्रमुख बनाता है। बाद में बच्चों इसे दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसे दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन देने के लिए नियुक्त किया गया। प्रवचन देने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये सारे जो है सारे कार्य बच्चों आपके किसके थे? सारे कार्य मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा किए गए। ठीक है, इसे इतिहासकार के साथ एक कवि भी माना जाता है। ठीक है, इसे एक इतिहासकार के साथ बच्चों कवि भी माना जाता है, ध्यान रखना। इसे हम इतिहासकार भी कहते हैं, इसे इतिहासकार भी कहते हैं, इसे कवि भी कहते हैं, इसे अर्थशास्त्री भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों इसी को योगदान दिया जाता है। और कहते हैं कि इसका अनुवाद जो है कौन करता है? रेवर्टी। ठीक है, रेवर्टी इसका अनुवाद करता है। रेवर्टी अंग्रेजी अनुवाद इसका करता है। रेवर्टी अंग्रेजी अनुवाद करता है इसका। ठीक है, रेवर्टी इसका क्या करता है? अंग्रेजी अनुवाद करता है। ठीक है, कहते हैं कि यह बच्चों दिल्ली सल्तनत में नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान बताता है और अपनी ये किताब उसी को समर्पित भी करता है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान बताता है। ये नासिरुद्दीन महमूद को
नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान बताता है। और अपनी किताब उसी को समर्पित भी करता है। ठीक है, तो ये रही मिनहाजुद्दीन सिराज के विषय में। 3 बार दिल्ली का काजी बना। ठीक है, फारसी और अरबी दोनों भाषाओं का इसमें उपयोग है। 23 अध्यायों में बच्चों तबकाते नासरी लिखी गई है। कुबाचा ने सिंध में इसे मदरसा फिरोज का प्रमुख बनाया था। बाद में जामा मस्जिद से प्रवचन देने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब आते बच्चों अमीर खुसरो पर। अगला जो महान लेखक है उसका नाम है बच्चों अमीर खुसरो। ठीक है, अगला जो नाम है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो बच्चों ये तो भारत का ही था। ठीक है, अमीर खुसरो जो है भारत का ही था। कहते हैं कि 1253 में 1253 में एटा के पटियाली ग्राम में एटा के पटियाली ग्राम में, ठीक है, एटा के पटियाली ग्राम में जन्म होता है इसका। ठीक है, एटा के पटियाली ग्राम में इसका जन्म हुआ। ठीक, एटा के पटियाली ग्राम में इसका जन्म होता है। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम इसका है यामुनुद्दीन, यामुनुद्दीन मुहम्मद अबुल हसन, मुहम्मद अबुल हसन इसका मूल नाम है। ठीक है, यामुनुद्दीन मुहम्मद अबुल हसन जो है इसका बच्चों मूल नाम है। ठीक है, और उपनाम इसका क्या है? अमीर। उपनाम इसका अमीर था। और खुसरो जो नाम है बच्चों ये जलालुद्दीन खिलजी ने इसे दिया था। खुसरो की उपाधि जो है ये जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने इसे खुसरो की उपाधि दिया। और आप जानते बच्चों यह 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा इसने जो है। 8 सुल्तानों का कार्यकाल, 8 सुल्तानों का कार्यकाल ये देखता है। ठीक है, 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखता है। दूसरी चीज ये बच्चों की इसके अन्य नाम या इसकी उपाधियां क्या क्या थी जरा उसको ध्यान दीजिए। मलिक अमीर खुसरो की उपाधि क्या क्या थी? तो इसे जो है तुतिये हिंद कहते हैं बच्चों। इसकी एक उपाधि क्या है? तुतिये हिंद, तुतिया ए हिंद ऐसे है, तुतिया ए हिंद। ठीक है, इसे नायक कहते हैं। नायक क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसने संगीतज्ञ था ये। ठीक है, संगीतज्ञ होने के कारण इसे नायक की उपाधि दी गई थी। संगीतज्ञ होने के कारण। ठीक है, संगीतज्ञ होने के कारण इसे नायक की उपाधि दी गई। कवियों का राजकुमार इसे कहते हैं। इसे कवियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे तुर्कुल्लाह, तुर्कल्लाह, तुर्कल्लाह उपाधि बच्चों इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया द्वारा ये दी गई थी। निजामुद्दीन औलिया ने इसे दिया था। यह उपाधि इसे निजामुद्दीन औलिया द्वारा दी गई थी। ठीक है,
ठीक, तो ये तो हो गई बच्चों इसकी उपाधियां। ठीक है, और खुसरो को सच में मतलब खुसरो के संदर्भ में कहा जाता है कि इसने हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का बच्चों नेतृत्व किया। ठीक है, इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का क्या किया, नेतृत्व किया। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का नेतृत्व किया। तो आइए जरा देखते हैं कि अमीर खुसरो की बच्चों 1325 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, कहते हैं निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के बाद जो है इसकी भी बच्चों मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसने बच्चों हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों को नेतृत्व दिया और ज्यादातर इसका जो लेखन है वो भारतीय संस्कृति के प्रति झुका हुआ है। ठीक है, हालांकि इसके पिता और माता भले ही बाहर के थे, लेकिन वो बलबन के समय हिंदुस्तान आए बच्चों और यहीं पर बस गए। उनका नाम था सैफुद्दीन। इसके पिता जो थे वो सैफुद्दीन थे। ठीक है, और इसकी जो माँ थी बच्चों, ठीक है, कहते हैं कि इसकी माँ जो है बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी। ठीक है, तो एक तरह से इसके जो परिवार के लोग थे वो इंडिया के ही थे और यही भारत में इसका जन्म भी हुआ। तो इसने हमेशा अपने आप को भारत से जुड़ा महसूस किया, इसीलिए तो कहता ना कि स्वर्ग कहीं है तो यहीं पे है। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं बच्चों इसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे किया। खुसरो, अमीर खुसरो बच्चों, सर्वप्रथम इसने क्या किया, सर्वप्रथम मलिक छज्जू का आश्रय ग्रहण किया था बच्चों इसने। मलिक छज्जू जो कहां था, कड़ामानिकपुर में। मलिक छज्जू का आश्रय ग्रहण किया, सबसे पहले इसी का आश्रय प्राप्त किया, यानी इसी के दरबार में था मलिक छज्जू के। और आप जानते हैं मलिक छज्जू को हम किशलू खां भी कहते हैं, इसे जो है किशलू खां भी कहा जाता है। और बाद में किशलू खां बच्चों जलालुद्दीन के समय जब विद्रोह करता है तो अलाउद्दीन खिलजी जाता है, इसको पराजित करके इसको बंदी बना के लेके आता है। ठीक है, और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी कड़ामानिकपुर का सूबेदार बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों ये बलबन के पुत्र मुहम्मद के दरबार में रहा। बाद में बच्चों ये बलबन के पुत्र मुहम्मद के दरबार में रहा, बलबन के पुत्र मुहम्मद के दरबार में रहा। यहां से बच्चों इसने लेखन शुरू किया। फिर इसके बाद इसे जलालुद्दीन खिलजी ने, इसे जलालुद्दीन खिलजी जो है क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी बच्चों इसे जलालुद्दीन खिलजी इसके साथ बच्चों जलालुद्दीन खिलजी से पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया। और फिर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी इसे राजकवि का पद देता है। अलाउद्दीन खिलजी से राजकवि का पद दिया, अलाउद्दीन खिलजी से राजकवि का पद देता है। ठीक है, राजकवि का पद दिया बच्चों। और कहते इसने जबाने हिंदी और सबके हिंदी, खुसरो ने बच्चों जबाने हिंदी, जबाने हिंदवी, ये उर्दू और रेखता है बच्चों, इसे उर्दू और रेखता कहा जाता है। ये मसनवी भी लिखता था। ठीक है, फिर सबके हिंदी, सबके हिंदवी, इनका लेखन बच्चों इसने क्या किया, शुरू किया। तो सबके हिंदवी को जो है ये भारत की शैली थी बच्चों। ठीक है, ये भारत की शैली मानी जाती है। ये क्या है, भारत की शैली है। अमीर खुसरो ने ही बच्चों फारसी का भारतीकरण किया।
अमीर खुसरो द्वारा फारसी भाषा का भारतीकरण किया गया। फारसी भाषा का भारतीकरण किया गया। ठीक है, यानी फारसी को जो है कहीं न कहीं भारत के संदर्भ में बच्चों उपयोग करना शुरू किया। फारसी भाषा का इसने भारतीकरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, कव्वाली गायन का प्रारंभ किया। ठीक है, ये इसने बच्चों कव्वाली गायन का प्रारंभ करने वाला यही है। कव्वाली गायन का प्रारंभ। ठीक है, इसने बच्चों देखिए यह मसनवी, इसने मसनवी भी लिखा, मसनवी लिखता है, रेखता लिखने का काम इसने किया। ठीक है, मसनवी हो गया, रेखता हो गया बच्चों, कविता है, कविता भी इसने लिखा, पहेलियां भी इसने लिखा, कविता, पहेलियां। ठीक है, और मुहावरे, ये सारे लेखन जो है अमीर खुसरो के द्वारा किए गए। मुहावरा भी लिखता था, पहेलियां भी लिखता था, कविता भी लिखता था, मसनवी भी लिखता था और रेखता भी लिखता था। ये सारी चीजें बच्चों ये लिखने का काम करता था। ठीक है, कव्वाली गायन का तो प्रारंभ ही इसी के द्वारा किया गया। ठीक है, कव्वाली गायन का प्रारंभ भी इसी के द्वारा किया गया। और इसके गुरु जो थे बच्चों, उनका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के एक दिन बाद जो है अमीर खुसरो भी अपने प्राण को त्याग दिया था। निजामुद्दीन औलिया के मरने के बाद इसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इसने कहा था कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपड़े रहने भई चौदेश। ठीक है, तो यानी एक गुरु का शिष्य के साथ क्या कमिटमेंट है भाई, लाजवाब। मतलब सोचिए कि क्या कोई शिष्य इतना समर्पण गुरु के प्रति कर सकता? नहीं, मतलब सोच के भी आपको लगेगा कि नहीं, अजीब रिलेशन है गुरु और शिष्य में। ठीक है, एक बेहतरीन रिलेशन बच्चों गुरु और शिष्य में था। आइए देखते हैं अमीर खुसरो की बच्चों किताबें कौन कौन सी हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, पहली किताब बच्चों इसकी है किरानुस्सादेन। इसकी पहली किताब है किरानुस्सादेन। किरानुस्सादेन इसकी पहली किताब है। और किरानुस्सादेन में बच्चों जो इसने विवरण दिया है वह बुगरा खां, बुगरा खां बच्चों बलबन का पुत्र है। बुगरा खां एवं कैकूबाद, जो बुगरा खां का बेटा है बच्चों, कैकूबाद बुगरा खां का बेटा है। कैकूबाद का सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर मिलन। ठीक है, इन दोनों का जो मिलन सरयू नदी के तट पर हुआ है उसी का विवरण इस किताब में बच्चों दिया गया है। और ये अमीर खुसरो की पहली किताब है किरानुस्सादेन। ठीक है, आप जानते हैं कि बुगरा खां बंगाल का सूबेदार था। हालांकि बलबन के मरने के बाद बुगरा खां को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन बुगरा खां ने डिनाई कर दिया और उसका बेटा कैकूबाद दिल्ली का शासक बनता है। और बलबन ने सिजदा और पायबोज जैसी पद्धति लागू किया था, यानी पैर का चुम्बन करना और सर झुकाना। और दोनों जब सरयू नदी के तट पर मिले तो यह काम बच्चों बुगरा खां को करना पड़ा। किसके लिए? कैकूबाद के लिए। ठीक है, यानी एक पिता बेटे के सामने क्या हुआ? झुका। अगली जो किताब है बच्चों उसका नाम है मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह, अगली किताब का नाम है मिफ्ताह उल फुतूह। तो मिफ्ताह उल फुतूह में बच्चों अमीर खुसरो ने क्या दिया है? तो मिफ्ताह उल फुतूह में अमीर खुसरो जो है मलिक छज्जू और जलालुद्दीन का विवरण देता है। इसी में बच्चों उसने मलिक छज्जू के विद्रोह, मलिक छज्जू के विद्रोह,
मलिक छज्जू के विद्रोह एवं जलालुद्दीन की चर्चा है कि जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू के साथ क्या किया। ठीक है, यानी मलिक छज्जू के विद्रोह का उल्लेख है, जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। कड़ा मानिकपुर का क्या था, सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगली किताब बच्चों इनकी है, अगली है खजाइनुल फतूह, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। इस किताब को एक और नाम दिया गया है, ठीक है, और वो नाम बच्चों तारीख अलाई, तारीख अलाई, तारीख अलाई। ठीक, और ये गद्य में है, किसमें है बच्चों, गद्य में। ठीक, अब इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का उल्लेख किया गया है। खजाइनुल फतूह में बच्चों अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का उल्लेख किया गया है। इसमें अलाउद्दीन की उपलब्धियों, इसमें अलाउद्दीन की उपलब्धियों और उसकी दक्षिण विजय का उल्लेख है। अलाउद्दीन की उपलब्धियों एवं उसकी दक्षिण विजय का उल्लेख है। और आप जानते हैं ये स्वयं गया था बच्चों दक्षिण में, उसके दक्षिण विजय का उल्लेख, दक्षिण विजय की चर्चा है। और यह स्वयं जो है जाता है, ठीक है, यह स्वयं बच्चों दक्षिण गया था, स्वयं दक्षिण भारत गया, स्वयं दक्षिण भारत जाता है। ठीक है, स्वयं दक्षिण भारत बच्चों ये गया था। दक्षिण के बाजारों का उल्लेख किया इसने, इसमें इसी किताब में इसने दक्षिण के बाजारों का उल्लेख किया है, दक्षिण के बाजारों का उल्लेख किया है, दक्षिण के बाजारों की चर्चा करता है इसी में। और पहली बार इसी में फारसी में जौहर का उल्लेख करता है, क्योंकि दक्षिण में मुस्लिम औरतों ने बच्चों जौहर किया था। फारसी में जौहर का उपयोग, फारसी में जौहर का उपयोग करता है। ठीक है, फारसी में बच्चों जौहर का उपयोग किया है। दक्षिण में जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया था तो दक्षिण की एक मुस्लिम माने एक जगह मुस्लिम महिलाओं ने बच्चों जौहर ले लिया था। ठीक है, एक जगह मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर ले लिया गया था। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने इसको। चले आगे बच्चों, अगली किताब है इसकी आसिका। अगली किताब इसकी क्या है, आसिका। आसिका बच्चों देवल देवी और अगली किताब है इसकी आसिका। ठीक है, तो आसिका जो है यह देवल देवी, देवल देवी एवं खिज्र खां की प्रेम कहानी पर आधारित है। खिज्र खां की प्रेम कहानी है, दोनों की प्रेम कहानी है। खिज्र खां बच्चों ग्वालियर के किले में बंद था, ग्वालियर के किले में बंद था ये। ग्वालियर के किले में बच्चों ये बंदी था, अलाउद्दीन ने इसे यहीं बंद किया था। बाद में खिज्र खां चित्तौड़ का शासक बना, चित्तौड़ का शासक बनता है बाद में, और चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ का नाम इसने बदलकर क्या रखा था, खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़ का नाम बदलकर ये खिजराबाद रख देता है। देवल देवी और खिज्र खां की प्रेम कहानी पर आधारित है बच्चों आसिका। अगली जो इसकी किताब है वो है बच्चों नूह शिपिहर। नूह शिपिहर, तो नूह शिपिहर जो है इसे नवग्रह कहते हैं,
नूह शिपिहर जो है, नूह शिपिहर को हम क्या कहते हैं? तो नूह शिपिहर जो है इसे नौ आकाश कहा जाता है। ठीक है, इसे नौ आकाश कहते हैं और ये भारत की प्रशंसा में लिखी गई किताब है। ठीक है, ये भारत की प्रशंसा में लिखी गई किताब है। भारत की प्रशंसा में लिखी गई किताब। भारत की प्रशंसा में बच्चों ये लिखी गई बुक है। ठीक, कहते हैं कि नौ शिपिहर में ही बच्चों, नौ शिपिहर में ही भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, पशु पक्षी, भारत की जलवायु, पशु पक्षी आदि का बच्चों वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन किया गया है। और इसी में बच्चों भारत के उद्यानों की तुलना स्वर्ग से किया है। भारत के उद्यानों की तुलना भारत के उद्यानों की तुलना स्वर्ग से किया है। ठीक है, भारत के उद्यानों की तुलना स्वर्ग से किया है और इसी में निजामुद्दीन औलिया की तारीफ करता है। निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया की तारीफ करता है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की तारीफ करता है। ठीक है, इसी में बच्चों वो भारतीय संगीत की भी तारीफ करता है, जिसमें कहता है कि भारतीय संगीत सुनकर हिरन भी चेतनहीन हो जाता है। भारतीय संगीत की तारीफ इसी में करता है और इसी में मुबारक शाह खिलजी के शासन का भी उल्लेख है। अलाउद्दीन के बाद जो शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी बच्चों, मुबारक शाह खिलजी के शासन का उल्लेख इसी में है। मुबारक शाह खिलजी के शासन का उल्लेख इसी में है। मुबारक शाह खिलजी के शासन का उल्लेख, मुबारक शाह खिलजी के शासन का उल्लेख इसी में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है बच्चों तुगलकनामा। ठीक है, अगली है तुगलकनामा बच्चों और ये अलाउद्दीन माने अमीर खुसरो की अंतिम मसनवी है। ठीक है, तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की अंतिम मसनवी है। अमीर खुसरो की अंतिम मसनवी। ठीक है, अमीर खुसरो की ये अंतिम मसनवी है। एक मिनट बच्चों, जब पानी देना तो एक गिलास। अमीर खुसरो की ये अंतिम मसनवी है। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या करता है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक
गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा खुसरो मलिक की विजय का उल्लेख है। खुसरो मलिक की विजय का उल्लेख। ठीक है, खुसरो मलिक की विजय का उल्लेख है। तो ये उसकी अंतिम मसनवी थी बच्चों, तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा जो है ये अंतिम मसनवी थी। ठीक है, और आप जानते हैं कि अमीर खुसरो जो है बंगाल अभियान पर इसके साथ गया था। अमीर खुसरो जो है गयासुद्दीन के साथ बंगाल अभियान पर जाता है। देखिए कई जगह बच्चों गया था, ये बंगाल अभियान पर भी गया था। ठीक है, और अलाउद्दीन के, देखिए अलाउद्दीन द्वारा बच्चों, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान पर भी गया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान, इन दोनों पर भी गया था। और दक्षिण विजय के समय भी गया, दक्षिण विजय के समय भी गया। अब कुछ इसकी किताबें हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती है, तो मैं उनके नाम इधर साइड में लिख दे रहा हूं। ये जितनी भी इसकी महत्वपूर्ण किताबें थी वो मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, कुछ और भी हैं, जैसे नाजुल फतूह, नाज उल फतूह, नाजुल फतूह है बच्चों। ठीक है, तारीख दिल्ली, तारीख दिल्ली, तारीख दिल्ली है। एजाज खुसरवी है, एजाज खुसरवी, एजाज खुसरवी। मतला उल अनवर, मतला उल अनवर, हस्त बहिश्त, सीरी व फरहाद, हस्त बहिश्त, आइन ए सिकंदरी, आइन ए सिकंदरी। ये किताबें भी मलिक अमीर खुसरो की हैं बच्चों। ठीक है, ये किताबें भी अमीर खुसरो की हैं। ठीक, तो आज यहीं तक जो है, कल अभी एक क्लास इस पे और होगी तब जाके खत्म होगा। ठीक है, अभी लिटरेचर पर बच्चों एक क्लास और रह लेंगे तब जाके ये समाप्त होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे नाजुल फतूह है, तारीख दिल्ली है, एजाज खुसरवी है, मतला उल अनवर है, शीरी व फरहाद, और हस्त बहिश्त आइन ए सिकंदरी। तो आइन ए सिकंदरी, हस्त बहिश्त, शीरी फरहाद, मतला उल अनवर, एजाज खुसरवी, तारीख दिल्ली, नाजुल। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको आप ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए शाम को आप लोग भी आ जाया करिए यूट्यूब पे।